बीएससी पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर फर्स्ट। आज हम प्राकृतिक वर्ण के उदाहरणों के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी पर विकास के प्राकृतिक चेन या वर्ण के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला उदाहरण है औद्योगिक मेलेनिज्म में अनुकूलन का आनुवंशिक आधार। 19वीं सदी 1830 के शुरुआती दौर में इंग्लैंड में बहुत औद्योगिक विकास नहीं हुआ था। उदाहरण बर्मिंघम, और वहाँ मुख्य रूप से एक सफ़ेद पंखों वाला पतंगा बिस्टॉर्ट सुपारी था, जिसे शिकारी पक्षियों से बचाव करने के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित किया गया था। यह हल्के फुल्के रंगों में दिन के समय आराम करता था। और वहाँ लाइकेन कवक भी पाई जाती थी। लेकिन 1920 में औद्योगिक विकास के साथ उद्योगों की चिमनी से निकलने वाले धुएं के कणों ने लाइकेन को मार दिया और पेड़ की चट्टानों को काला कर दिया। इसलिए सफ़ेद पंखों वाले बिस्टन सुपारी शिकारी पक्षियों के लिए और अधिक विशिष्ट हो गए। तब कीट आबादी के कुछ सदस्यों में एक प्रमुख जीन उत्परिवर्तन दिखाई दिया, यानी कि उस टाइम उन कीटों में या पतंगों में एक जीन अचानक उत्पन्न हुआ, जिसे हम उत्परिवर्तन भी कह सकते हैं। इस जीन उत्परिवर्तन ने एक अंधेरे पंखों वाले मेलेनिक कीट का उत्पादन किया, जिसमें ग्रे रंग वाले पतंग की तुलना में जीवित रहने की बेहतर संभावना थी। 1845 में पेपर्ड मॉथ का पहला मेलानिक रूप देखा गया था। विभेदक प्रजनन द्वारा इन गहरे रंग के पतंगों से गहरे रंग की मेलानिक प्रजाति बिस्टन कार्बोरिया का उत्पादन हुआ, जिसने 1895 तक 99% कीट आबादी का गठन किया। औद्योगिक धुएं के कारण गहरे रंग की मेलेनिक प्रजातियों द्वारा प्रकाश रंगीन पतंगे के इस प्रतिस्थापन को औद्योगिक मेलेनिज्म कहा जाता था। इस प्रकार प्राकृतिक चेन ने मेलानिक पतंगों को इंग्लैंड के औद्योगिक क्षेत्रों में उनके अनुकूलन के लिए अंतर प्रजनन द्वारा अधिक सफलतापूर्वक पुनः पेश करने का समर्थन किया। इससे पता चलता है कि एक विकासवादी परिवर्तन में हमेशा एक आनुवंशिक आधार होता है, और यह आनुवंशिक भिन्नता जब प्राकृतिक चयन के पक्षधर होते हैं, जीवों को एक विशेष वातावरण के अनुकूलन होने में सक्षम बनाता है, जो उनके जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है। यह मूल रूप से R.A. फिशर और E.B. फोर्ड द्वारा अध्ययन किया गया था। औद्योगिक मेलानिज्म को प्रायोगिक तौर पर 1950 के दशक में एक ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट बर्नार्ड कैटलवेल द्वारा परीक्षण किया गया था। उन्होंने गहरे और हल्के रंग के पेपर रेड पतंगे
के बराबर अंक पा लिए। उसने इन पतंगों के एक सेट को प्रदूषित क्षेत्र बर्मिंघम की लकड़ियों और दूसरे सेट को एक अनपेक्षित क्षेत्र डॉरसेट में जारी किया। कुछ वर्षों के बाद वह प्रदूषित क्षेत्र से 19% प्रकाश पतंगों या कीट और 40% गहरे पतंगों को हटा सकता था, जबकि केवल 12% प्रकाश पतंगों और 6% अंधेरे पतंगों को अप्राप्त क्षेत्र से हटा सकता था। यह परिणाम प्रदूषित और असिंचित क्षेत्रों में बीटुलेरिया के अंतर अस्तित्व के पैटर्न को दर्शाता है। उन्होंने निम्न निष्कर्ष निकाला जो इस प्रकार है। पहला, सूती क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में एक प्रमुख जीन की बढ़ती आवृत्ति के कारण उदासी रूपों को बहुत सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरा, अनियोजित क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां औद्योगिकरण नहीं हुआ, हल्के रंग के पतंगों के लिए जिम्मेदार जीन की आवृत्ति का अधिक चयनात्मक लाभ होता है। तीसरा, मिश्रित आबादी में बेहतर रूप से अनुकूलित व्यक्ति जीवित रहते हैं और संख्या में वृद्धि होती है, लेकिन कोई भी प्रकार पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है। उदाहरण के लिए, औद्योगिक प्रदूषण ने हल्के रंग के पतंगों के लिए जीन को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया है। यह कई अन्य यूरोपीय देशों में भी रिपोर्ट किया गया था। इंग्लैंड में कीटों की लगभग 70 प्रजातियों और संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 100 प्रजातियों में औद्योगिक उदासी देखी गई है। लेकिन स्वच्छ वायु विधान के पारित होने के बाद 1956 से कोयले को तेल और बिजली द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। इससे पेड़ की तना या छाल पर कालिख का जमाव कम हो गया था। नतीजतन प्रदूषण में कमी साथ हल्के रंग के पतंगे फिर से बढ़ गए हैं। इसे रिवर्स इवोल्यूशन कहा जाता है।